हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज पहुंच गए हैं सेट नंबर 19 पे। इसका मतलब हम लोग 18 सेट कर चुके हैं, मतलब हाफ पूरा कर चुके हैं। हाफ कहने का मतलब हुआ कि 36 सेट हैं, जिसमें अगर हम 18 कर चुके हैं पहले ही तो अब हाफ पूरा हो चुका है। हाफ के बाद सेंध लगाने जा रहे हैं। ये पेपर भी 15 मार्च का है, थर्ड शिफ्ट का पेपर। थर्ड शिफ्ट का मतलब हुआ कि ये पेपर होगा 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच वाला। इसके बाद एक और बचेगा चौथी शिफ्ट वाला, फिर हम 20 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले डिस्कशंस नहीं देखे हैं भैया, वो लोग देख लीजिए। और MTS के भी 48 सेट और CGL के भी 40 सेट हैं। अगर आपको जुलाई में अब जुलाई तो चल ही रहा है, अगर आपको CGL देना है तो फिर CGL वाला भी देख लीजिए पहले। वैसे मुझे लगता है कि आप लोग CGL देख चुके होंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। PDF आपने सॉल्व ही कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे आते हैं और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपोजिट मीनिंग बताने के लिए। तो जो वर्ड दिया है वो क्या है? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी की निंदा करना, निंदा करना या क्रिटिसाइज करना। ठीक, ये हो गया, ये हुआ आपका क्रिटिसाइज। और अप्रोब्रियम एक वर्ड है, अप्रोब्रियम। तो अप्रोब्रियम क्या होता है बताओ? अप्रोब्रियम का मतलब भी होता है एक तरह से खिंचाई करना, टांग खिंचाई, मतलब एक हार्श क्रिटिसिज्म। तो लो, ये कहाँ से आ गए? हट जाओ भैया, हट गए, चलो अच्छा मान गए। तो अप्रोब्रियम जो होता है वो क्या है? वो सिमिलर है। ठीक है, अवलोक का मतलब होता है ये भी किसी को बुरा भला कहना है, अच्छा सेंस में नहीं आता। लॉक लगा हुआ एक वर्ड है ना, LOQUE। ये लैटिन भाषा का रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी के, मतलब बोलना, स्पीक करना। और इसमें O भी लगा दोगे, निगेटिव हो गया, किसी के बारे में बुरा भला कहना, मतलब क्या हुआ? उसकी खिंचाई करना उसके बारे में। तो ये भी साइनोनियम हो गया। तो आपको 3 साइनोनिम मिल गए, नोट कर लो भैया। 4 मिल गए, एक मैं इधर लिख चुका हूँ ना। कंटेम्प्ट हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, डैम हो गया, अप्रोब्रियम हो गया, अवलॉक हो गया। ये सारे वर्ड आपके क्या हो गया? किसी की आलोचना करने के लिए, निंदा करने के लिए लगते हैं। ओडियम का मतलब क्या होता है? डिस्पाइज या हेट। ओडियम का मतलब क्या हुआ? किसी से आपको बहुत ज़्यादा नफरत है तो ओडियम कह सकते हो आप। डिटेस्ट कह सकते हो, डिसलाइक कह सकते हो, ओडियम कह सकते हो। ये सारे वर्ड हो गए। अप्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रेज करना, किसी को तारीफ करना। एक एक वर्ड मिला यही, जो क्या है, जो कि एंटोनिम में उसके जाएगा। एप्रोब्रेशन का मतलब होता है आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो अप्रोब्रेशन हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, चौथा वाला। आगे बढ़ जाते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? ब्रैकेटेड पार्ट को आप इम्प्रूव करना है। अब ये इतना ब्रैकेटेड पार्ट है, अगर इसकी जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो करो, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट। लिखा है कि देयर इज इवन अ, ठीक है, देयर इज इवन अ पिक्चर बाय विच इज राइडिंग, कुछ गड़बड़ लग रहा। अ ब्रूम स्टिक ऑन द साइड्स ऑफ द पुलिस कार्स। अच्छा, एक पिक्चर है, एक चित्र है। ठीक है, एक चित्र है, उस चित्र में एक कौन है? एक विच है, एक चुड़ैल है जो कि राइडिंग, सवारी कर रही। किसकी? ब्रूम स्टिक की। ब्रूम स्टिक मतलब एक वो आया था ना, अरे बहुत पहले की, बस मुझे नहीं याद नहीं आ रहा है। उसमें जो वो थे, मतलब जादूगर वगैरह, वो झाड़ू होती थी, झाड़ू पे बैठ के हवाई जहाज की तरह उड़ा करते हैं। ठीक है, हैरी पॉटर नाम याद आ गया, सॉरी। हाँ, हैरी पॉटर में दिया हुआ था ना, हैरी पॉटर में झाड़ू की सवारी किया करते थे। तो वही कह रहे हैं कि जो विच है, ये सब लोग, इनकी सवारी क्या होती है? झाड़ू बैठ कर निकल लेते हैं। और कहाँ पे? देखिए, ऑन द साइड्स ऑफ द पुलिस कार। पुलिस की कार जा रही थी, पुलिस की कार के बगल बगल में झाड़ू पर बैठी हुई चुड़ैल जा रही थी। तो पिक्चर में ऐसा एक चित्र बना हुआ था। चलो, तो जब ये समझ में आ गया तो हम सेंटेंस की ग्रामर भी देख लेंगे। इन्होंने कहा कि देयर इज इवन अ पिक्चर, एक पिक्चर है। ठीक है, तो पिक्चर का तो होना जरूरी है, यहाँ तक तो ठीक है। बाय विच विच इज राइडिंग, तो बाय विच की जगह क्या कर सकते हो? यहाँ पे लगा दो इन विच। ठीक है ना, इन विच विच इज राइडिंग, जिसमें क्या होगा? वो पिक्चर जिसमें विच इज राइडिंग अ ब्रूम स्टिक, जिसमें एक जो विच है वो क्या कर रही है? राइड कर रही है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हो। पिक्चर के बाद हम लगाएं ऑफ, विच राइडिंग।
पिक्चर ऑफ विच ऐसे भी बना सकते हो। ये हो गया। अब इसी पिक्चर में अगर हम ये विच ना लगाएं, ये बाई विच पूरा लगाओ, हटा दोगे तो क्या होगा, पिक्चर ऑफ। पिक्चर ऑफ के बाद क्या लगा दो, विच राइडिंग, ये विच और इज भी हटाना होगा, पिक्चर ऑफ विच, उसमें एक विच की तस्वीर है और आगे इज हटाना पड़ेगा, अब राइडिंग अ ब्रूमस्टिक ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से जो मिल जाए, पिक्चर दैट ऑफ अ विच, पिक्चर के बाद दैट ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं क्योंकि गलत है। ये लिखा है पिक्चर्स ऑफ विच राइटिंग, तो अब यहाँ आ लगा हुआ है तो ये पिक्चर्स तो हो नहीं सकता फिलहाल, तो क्या होगा, पिक्चर ऑफ अ विच राइडिंग। तो ये वाला दूसरा वाला मिला हमको, ठीक है, पहला वाला नहीं मिला, इन विच वाला नहीं मिला, दूसरा वाला पैटर्न मिल गया, तो ये चौथा वाला हो जाएगा। क्लियर, चले आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इतना अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ भी इम्प्रूवमेंट ही करना है, अगर वो गलत है तो करो। लिखा है कि ऐड मोर फ्लोर, ठीक है, थोड़ा और आटा मिला लो, ये वाला कौन है, आटा है, थोड़ा और आटा मिला लो। इफ डो, डो का मतलब क्या हुआ, गुथा हुआ आटा, ये फ्लोर क्या हुआ, बिना गुथा हुआ आटा, और ये फ्लोर, ये डो क्या होता है, गुथा हुआ आटा। इफ द डो इज टू स्टिकीएस्ट, मतलब अगर आपका आटा गीला है, गुथा हुआ आटा गीला है, तो इसमें थोड़ा सा और आटा मिला दो, थोड़ा कड़ा हो जाएगा। तो टू स्टिकीएस्ट, जब टू लगा दिए हो तो इस टू के बाद ना कॉम्पिटेटिव सुपरलेटिव नहीं लगती, इसके बाद क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगाओ, टू स्टिकी, क्या लगाओगे, टू स्टिकी लगाओगे, ये लगेगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब अगर इसमें और कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लो, जैसे ये क्यों नहीं होगा, तो हमने कहा था टू के साथ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, टू स्टिकियर लिखा हुआ है, नहीं होगा। मच स्टिक, अब स्टिक नहीं होगा ना, एडजेक्टिव बनाओगे तो स्टिक ही होगा, तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही तो बच रहा है, ठीक है। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। इडियम क्या है, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज का मतलब क्या हुआ, जो ब्लेसिंग है, जो अच्छी चीज़ है, वो डिसगाइज में है। मतलब ये एक ऐसे समझ लो जैसे दुष्ट आदमी के वेश में कोई साधु हो ठीक है, साधु के वेश में दुष्ट आदमी नहीं, दुष्ट आदमी के वेश में कोई साधु हो, चोर डाकू के वेश में कोई महात्मा हो, तो इस तरह से होगा ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। मान लो जैसे कहीं आप गिर पड़े, ठीक है, मतलब कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर पड़े, गिरने के बाद आपको खजाना मिल गया गिरने के बाद वहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ खजाना मिल गया, तो क्या हो गया, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, ठीक है। तो ये होगा आंसर। आ जाओ, बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, गुड थिंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर लाइफ, ये भी नहीं होगा। समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, या गुड डीड रिवर्स, गुड डीड रिवर्स एज अ ब्लेसिंग, तो फिर पहला ही लग रहा है इसमें हमको ना, तो इसमें 4 नंबर पे फिर यही आ रहा है, बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, क्योंकि और किसी में नहीं आ रहा, तो ये पहला वाला होगा, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, तो इसमें भी देखो ये अंडरलाइन कर दिया। फिर अब इसको आप इम्प्रूव करो, तो पढ़ के पहले देख लो, फिर देखते हैं ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की कि नहीं। देखा, द डॉग चेज्ड द बॉल, चेज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गई, चेज्ड द बॉल। आगे लिखा इनटू द नेबर्स यार्ड, अच्छा कोई बॉल है चली गई होगी पड़ोसी के यार्ड में, तो कुत्ता उसके पीछे पीछे गया, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसमें कोई ग्रामेटिकल गलती नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट लगाओ, और क्या, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक है ही नहीं, तो आखिर क्या करोगे, ज़बरदस्ती थोड़े ना इम्प्रूव कर देंगे। आगे आ जाओ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, एरर है, वो देख के ही लग रहा है, यहाँ फिर ऑप्शन देख के भी लग रहा है कि एरर निकालिए। चलो देखो क्या करना है, ऑल्दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच, ऑल्दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच एंड द वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, वॉच कीपर्स जो थे वो बहुत थक गए थे। तो अब पीपल हैड बीन ऑन वॉच मतलब उनकी सबकी निगरानी की जा रही थी, जो वॉच कीपर थे जो निगरानी कर रहे थे, वर वेरी टायर्ड, वो थक गए थे बेचारे, वॉच कीपर्स प्लूरल है वॉच कीपर्स, तो यहाँ तक तो कोई गड़बड़ी नहीं मिली। एवरी वन वर अप एंड बजिंग, ओ गलती यहाँ मिल गई हमको, ठीक है, आपको भी मिल ही गई होगी। एवरी वन क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ वर क्या लगी है, वर्ब लगी है, तो एवरीवन सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। एवरीवन के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एवरीवन वाज होगा, वर नहीं होगा, तो आंसर ये वहाँ एवरीवन वर्ब, तो पहला वाला होगा, ठीक है।
ये वाला वर्ड मत काटना भैया, ये वॉच कीपर्स के साथ लगा हुआ है, ठीक है। ये एवरीवन वाला वर्ड काटना, पहला वाला ऑप्शन होगा, तीसरा मत लगा देना, नहीं तो गलती से यहाँ भी एक अच्छा खासा मतलब ब्लंडर हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, रंगली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो इसमें आर्टिकुलेट, ये भाई कितनी बार आएगा, या कई बार आर्टिकुलेट आ चुका है, यही स्पेलिंग वाले में ही आया है। आर्टिकुलेट की स्पेलिंग सही है तो ये तो गलत हो जाएगा। एरोगेट ये भी सही है तो ये भी गलत मतलब गलत होगा। एरोगेट एरोगेंस का वर्ब है, एरोगेट, एरोगेट मतलब घमंड दिखाना, अहंकार दिखाना। एरोगेंस मतलब घमंड या अहंकार हो जाएगा, और एरोगेंट क्या हो जाएगा, घमंडी अहंकारी हो जाएगा, तो उसी की वर्ब है ये। आर्टिफैक्ट, हाँ यहाँ पे गलती है आर्टिफैक्ट में, तो इसमें क्या होगा, FACT होगा। ये जो आर्टिफैक्ट है ये क्या होगा, ARTE, यहाँ तक तो ठीक है। फिर F के बाद A होगा, FACT होगा। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कलाकृति, शिल्पकारी, जो कलाकृतियाँ होती है, जो शिल्पकारी होती है, उसको कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। आर्डुअस, इसकी स्पेलिंग सही है। आर्डुअस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बड़ी डिफिकल्ट या बहुत कठिन होती है उसको कहते हैं। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे भैया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिर से रंगली स्पेल्ड वर्ड। तो अफेक्टेशन है, अबेश है, एरी है, यही वाला गलत है। अफेक्टेशन क्या होता है, अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावटी व्यवहार, मतलब एक होता है ना जिसमें आप बनावटीपन ला देते हैं, ठीक है, वो होता है बनावटी, दिखावा होता है, जो आप हैं नहीं वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अफेक्टेशन हो जाता है, ठीक है। अबेस का मतलब होता है जैसे किसी को डिवैल्यूएट कर देना, आप किसी को डिग्रेड कर दे रहे हैं, वो जितनी वैल्यू का है, जितनी इंपॉर्टेंस का है, आप उससे कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको, तो अबेस करना एक तरह से किसी का मजाक बनाना ही तो हुआ, आप किसी को उसकी वैल्यू से बहुत कम आंक रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। इसकी मीनिंग जानना चाहते हो एस्थेटिक की, तो एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। अब इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, तो इसकी सही स्पेलिंग में हमको दो संभावनाएं नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो दो संभावनाओं में कौन कौन सी संभावना है, एक तो होगा इसमें AERIE, AERIE, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है इसमें, एरीज हो सकता है, ARIES हो सकता है। दो में पॉसिबिलिटी, AREI लिखा है, AREI लिखा है, तो हमको ये दो पॉसिबिलिटी है। अब ये जो होता है ना ARIE, एरी ये भी कहा जाता है, तो ये है नेस्ट भैया। नेस्ट किसका है, नेस्ट ऑफ एक प्रीडेटर बर्ड होती है, जैसे ईगल वगैरह हो गए ना, बाज वगैरह हो गए, ईगल है, फाक है, फाल्कन है, ये बड़े शिकारी पक्षी होते हैं, इनके नेस्ट को, इनके घोंसले को कहते हैं एरी। या तो ये स्पेलिंग होगी या तो ये एरीज होगी। तो एरीज तो आप लोग भी जानते होते हैं, मेष राशि, जो राशियां होती हैं आप लोग देखते हो राशिफल, कर्क राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, इसी में एक होती है मेष राशि। मेष राशि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एरीज कहते हैं। तो इन दोनों में से कोई स्पेलिंग एक यहाँ होगी, AREI कुछ नहीं होता, ठीक है, क्लियर। अब आगे आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर वही सब्स्टिट्यूट करो इसको, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड हेल्पलेस, ऐसा आदमी जो नीडी, ज़रूरतमंद, और हेल्पलेस मतलब मजबूर, असहाय आदमी की मदद करता है। तो कौन करेगा, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट घमंडी होगा, हाई ब्रो ये भी घमंडी होगा। तो ये ईगोटिस्ट और हाई ब्रो जो होते हैं ना, वो घमंडी होते हैं, ठीक है, अहंकारी, एरोगेंट हो जाएंगे, सुपरसिलियस हो जाएंगे, कंसीटेड हो जाते हैं, ये लोग हो जाते हैं, ठीक है। नोवाइस, नोवाइस मतलब टायरो हो जाएगा, ठीक है, टायरो का मतलब क्या हुआ, नौसिखिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्डों पे ध्यान रखा करिए कि ये काम आएंगे आपको, नौसिखिया हो गया, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। क्या क्या, सेमेरिटन होता है। तो सेमेरिटन किस आदमी को कहते हैं, सेमेरिटन इज अ पर्सन हु हेल्प्स फेमिलियर अनफेमिलियर, सबकी मदद करता है, ऐसे आदमी को सेमेरिटन कहते हैं। चाहे आदमी परिचित हो, चाहे अपरिचित हो, अनजान हो, सबकी मदद करेगा जो ज़रूरतमंद होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 आपका, सॉरी 10 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ये एक बड़ा सा इनडायरेक्ट है, तो ये डायरेक्ट में दिया है, ही सेड दैट, दैट इन्होंने लगा दिया, यहाँ इन्वर्टेड कामा लग जाएगा। अब ही लिखा हुआ, तो ही का मतलब क्या हुआ, अगर ये स्पीकर भी ही हो गया, ये भी ही हो गया, तो इसका मतलब यहाँ आई रहा होगा, आई रहा होगा, तो वुड की जगह क्या होगा, विल रहा होगा, ठीक है। आगे लिखा वुड बी टेकिंग लीव फॉर एब्सेंस फॉर 2 वीक्स एज, ठीक है, एज। एज के बाद यहाँ लिखा है देयर, ये देयर इसकी है, हो सकता है देयर ही हो सकता है हियर हो जाए। हैड बीन, ये हैड बीन बदलेगा, यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन।
अ डेथ इन हिज फैमिली। हिज क्या हो गया, ही के लिए जब आई लगाए थे तो हिज के लिए क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। ठीक है, तो इनका कहना है जब ये डायरेक्ट में आदमी बंदा बोला होगा तब भी तो यही बोला होगा कि आई विल बी टेकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 वीक्स एज, अब वो देयर में ही बोलेगा देयर हैज़ बीन अ डेथ इन माई फैमिली, मेरे परिवार में एक डेथ हो गई है, तो हियर हैज़ बीन अ डेथ इन माई फैमिली नहीं, देयर हैज़ बीन अ डेथ इन माई फैमिली। तो इस वाले देयर को हियर मत बदलना, वरना यही धोखा होगी। जो सबसे तगड़ी धोखा होगी वो यही वाली होगी कि मतलब देयर को हियर में बदल दिया। हर जगह देयर को हियर बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, हियर देयर में बदल सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट में देयर होगा तो हमेशा हियर नहीं होगा। हो सकता ये डायरेक्ट में भी देयर ही लगा था। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वुड बी गोइंग, वुड बी टेकिंग तक क्या हो जाएगा, विल बी टेकिंग। तो ये आई एम गोइंग तो ये तो गया काम से, और ये वुड बी का विल भी होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। दो आपके निपट गए यहीं पर। अब आगे चलो, तो अरे यार हम इसको क्यों काट दिए, जो सही है ये गलत है। ये लिखा आई विल बी टेकिंग अ लीव फॉर एब्सेंस फॉर 2 वीक्स एज देयर इज, यहाँ है देयर, अब भाई इज नहीं होगा ना, हैड बीन है तो इज तो नहीं होगा, इनका भी काम खत्म हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है, आप मानो चाहे ना मानो होगा यही सही। अब यहाँ देख लो, आई विल बी टेकिंग अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 वीक्स एज देयर हैज़ बीन अ डेथ इन माई फैमिली, वही हुआ जो हम कह रहे थे। क्लियर, आगे आ जाओ। आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अपोजिट इन मीनिंग, यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी। अपोजिट इन मीनिंग किसकी, क्यूपिडिटी है। क्यूपिडिटी का मतलब जानते हो क्या होता है, क्यूपिडिटी का मतलब होता है ग्रीड, लालच होती है। ठीक है, मतलब बहुत घोर लालच को कहते हो क्यूपिडिटी। अवेरिश, अवेरिश मतलब भी लालच होगा, ये सेम हो जाएगा। लार्गेसी, लार्गेसी का मतलब होता है जेनरसिटी, उदारता, दान होता है। जब कोई आदमी किसी को बड़े खुले हाथ से दान करता है, कोई मांगा 5 रुपया आया ले जाओ 50 रुपया, ये दान टाइप का आदमी होता है। ग्रीड, लालच वंस मोर साइनोनिम हो गया। हेट्रेड, नफरत के लिए लगेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, लार्जेसीज होगा आपका आंसर, मतलब होता है जेनरसिटी या उदारता होती है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया, 2 वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, सोर्सरी है। सोर्सरी का मतलब क्या होता है, तांत्रिक, तंत्र विद्या होती है ना। तंत्र मंत्र आपने पढ़ा क्या होगा, जानते होंगे ना, वो काला जादू वगैरह जो करते हैं सोर्सरर कहते हैं, तो वो तांत्रिक कहते हैं। तो तांत्रिक तो वो सोर्सरर हो जाएगा, सोर्सरी क्या हो जाएगा, तंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये असली नहीं होता, क्या होगा, ये नकली होता है। ठीक है, डेविलरी क्या होगी, अरे बाप रे, एंटोनिम बताना है, मतलब हमें अच्छे सेंस में जाना है इसको। डेविलरी किससे बना है बच्चा, डेविलरी बना है डेविल से, और डेविल का मतलब क्या होता है, शैतान होता है। ठीक, डेविल माने शैतान। अब डेविलरी उसी से एडजेक्टिव बनाओगे तो डेविलरी का मतलब क्या हो गया, शैतानी हो जाएगा। तो अब सोर्सरी और डेविलरी काफ़ी हद तक सिमिलर हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्पेल का मतलब क्या होता है, जादू, जब जो जादू का असर पड़ा रहता है आपके ऊपर वो स्पेल कहा जाता है, तो ये भी सेम में चला जा रहा है। डिसमिस का मतलब निकाल उकाल देने के लिए लगता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। रियलिटी मतलब सच्चाई होगी। तो सोर्सरी क्या होगी, वो हकीकत नहीं होती, वो तंत्र मंत्र काला जादू वगैरह होता है। ठीक है, तो काला जादू में अब आपको वो दिखेगा जब आपको जादूगर चाहेगा। ठीक है, आप वो हकीकत रियलिटी नहीं होती है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रियलिटी हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 आपका रहा, ये करना क्या है, इसमें एरर बतानी है। द क्रेडिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी फॉर लिखा, द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सक्सेसफुल इवेंट वाज गिवन टू बोथ नेहा एंड आई। जो इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने की क्रेडिट दी गई, उसका जो सम्मान दिया गया, श्रेय दिया गया, वो किसको दिया गया, टू बोथ, दोनों को दिया गया, नेहा को और मुझे दिया गया। तो ठीक है, अब ये प्रोनाउन की गलती हो गई। वाज गिवन टू, जैसे अगर कहीं लिखा होता, मान लो नेहा ना दिया होता, ये मैं यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, ये हटा दूँ तो क्या होगा, तो क्रेडिट वाज गिवन टू आई होगा कि गिवन टू मी होगा, बताओ। द क्रेडिट वाज, कहीं भी जैसे कहीं ये दिया होगा ही गेव आई अ पेन होता है कि ही गेव मी अ पेन होता है, तो वही होगा ना, ही गेव मी अ पेन। तो गेव के बाद जब गेव के बाद नाउन लगाओगे, प्रोनाउन लगाओगे, तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ना। ऑब्जेक्टिव केस में आई होगा कि मी होगा, ये मी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको जो मिटाए थे उसको हम हटा दे रहे हैं, अब देखो। ठीक है,
क्लियर कर दिया। तो ये गिवन टू के बाद क्या हो गया, बोथ ये नेहा और आई दोनों तो ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों को दिया गया। तो नेहा नाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, आई जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, नॉमिनेटिव है, जिसकी जगह मी होना चाहिए। तो आपकी गलती कहाँ हो गई, गिवन टू नेहा एंड आई, ये आई गलत हो गया, पहला वाला आंसर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका। 14 में ये दो अरेंज करो। अरेंज में क्या लिखा है, द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कहाँ की होती है, अमेरिका की गवर्नमेंट को कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट। ये सब्जेक्ट हो गया भैया। सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या लगानी है आपको, वर्ब लगानी है। ठीक है ना, तो वर्ब लगानी है। तो पहले आप ये ढूंढो कि वर्ब कहाँ है। तो फेडरल गवर्नमेंट करेंटली प्रोवाइड्स, ये तो हमको वर्ब मिल गई। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ वोल्केनिक एरप्शन, फेडरल गवर्नमेंट बट फेडरल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ वोल्केनिक अनरेस्ट, एस और पी। ठीक है, दो चांस बन रहे हैं हमारे, एस से शुरू हो सकता है या पी से शुरू हो सकता है। तो ज़रा एंड देख लेते हैं, और क्या एंड देख लेते हैं। तो वोल्केनिक अनरेस्ट पे हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम पी से ही शुरू करेंगे, और क्या। ठीक है ना, तो पी से स्टार्ट करेंगे। एंड हमको चेक करना है कि एस से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 4 में एस में देखो, ये ए सब में एस से एंड दिया हुआ है। ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यही चेक कर ले तो बाकी ख़त्म हो जाए हमारा। ठीक है, और 2 से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। देखो क्या करना है कि इससे हमें क्या करना है, फेडरल गवर्नमेंट के बाद वर्ब लगानी है। वर्ब हमें कहाँ मिल रही है, पी में मिल रही है, वर्ब एस में मिल रही है। ठीक है, तो जिसमें एस से वर्ब मिल रही है इसका हम एंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका एंड चेक कर लेते हैं। आर से देखें एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आर में क्या लिखा हुआ है, बट लिमिटेड आर नो आर्टिस्टिक फॉर द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। हाँ, एंड में तो ये भी जा सकता है। एक काम करते हैं, इसको फिलहाल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, वो जो हम जुगाड़ लगा रहे थे ना, वो जुगाड़ का काम बना नहीं। ठीक, तो पढ़ लो भैया, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब पढ़ाते हैं द फेडरल गवर्नमेंट। अब इंटरनल लिंक से पाएंगे, और क्या। अब लिखा है द फेडरल गवर्नमेंट करेंटली प्रोवाइड्स डिजास्टर रिलीफ। तो डिजास्टर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करा रही है डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर रिलीफ मतलब जो प्राकृतिक आपदाओं में हमको राहत मिलती है। किसको प्रोवाइड करा रही है, फॉर डायरेक्ट इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो किसको, फॉर डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। ये तो पी के बाद क्यों लग रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग कौन होगी ये बाद में देखेंगे, लेकिन पी के बाद क्यों लग रहा है पहले ये देखो, एक पेयर बना। ठीक है, तो किसको दे रही है, फॉर डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ वोल्केनिक एरप्शंस एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स, और जो दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसके लिए दे रहे हैं। अब आर में देखो, बट लिमिटेड आर नो असिस्टेंस फॉर द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स एक्सपीरियंस फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ वोल्केनिक अनरेस्ट। बट लिमिटेड या नो असिस्टेंस, लेकिन ये किंतु आ गया। किंतु लिमिटेड मतलब बहुत सीमित, या फिर कह दो कि नो असिस्टेंस मतलब कोई मदद नहीं मिल रही है फॉर इनडायरेक्ट इफेक्ट। जो इनडायरेक्ट यहाँ लिखा है ना, फॉर डायरेक्ट इफेक्ट, यहाँ क्या लिखा है, फॉर इनडायरेक्ट इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम, आर के बाद तो ऐसे ही लगेगा ना, इनडायरेक्ट इफेक्ट जो कि एक्सपीरियंस किया जा रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ वोल्केनिक एरप्शन, जो लंबे समय से एक्सपीरियंस किया जा रहा है इनडायरेक्ट इफेक्ट, उसके लिए सरकार कोई भी चीज़ नहीं दे रही है। तो आर के साथ एस का पेयर फिक्स हो रहा है, और पी के बाद क्यू का। ठीक, पी के बाद क्यू का पेयर फिक्स हो रहा है, और आर के बाद एस का पेयर फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो हम या तो हम आर एस पहले कर दें या पी क्यू पहले कर दें, लेकिन आर एस को पहले करोगे तो बट पहले ले जाना पड़ेगा, और द फेडरल गवर्नमेंट के तुरंत बाद हम बट लगाएंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि वो जो अभी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके लिए वो राहत दे रहे हैं, जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में बीच में बट लगाना ठीक होगा। तो मतलब पी आर के बाद में हम पी आर के बाद आर एस जोड़ें तो ज़्यादा ठीक होगा, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पी क्यू आर एस वाला ऑप्शन हमारा ज़्यादा सुटेबल होगा। कहाँ गए भैया पी क्यू आर एस, ये आ गया पी क्यू आर एस, तो यही वाला आंसर होगा। क्लियर है, चलो थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया, समझाना था। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है,
आपको सिमिलर वर्ड बतानी है। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या बताना है आपको? मेलाइन। मेलाइन में आपको एक बताया था, एक वर्ड होता है मैल। मैल का मतलब क्या होता है? बैड, बुरा। तो मेलाइन क्या होता है? तो मेलाइन हार्मफुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? मैल अगर बुरा है तो मेलाइन का मतलब क्या होगा? कोई चीज़ जो हार्मफुल होगी। इंसर्जेंट क्या होता है? इंसर्जेंट होता है रिबेल। रिबेल का मतलब विद्रोह होता है, ठीक है, जो सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ ही लड़ने के लिए उठ जाता है, रिबेल होता है, इंसर्जेंट हो गया। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल मतलब आमूलचूल परिवर्तन, होल सोल के लिए लगता है। निहिलिस्टिक का मतलब क्या होता है? निहिलिस्टिक एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी में इसको कहते हैं शून्यवाद। हिंदी में समझना चाहो, हिंदी तो नहीं है, फिलॉसफी की भाषा है। शून्यवाद को निहिलिस्टिक कहते हैं। शून्यवाद का मतलब क्या होता है? ये लोग मानते हैं कि लाइफ इज यूजलेस, ठीक है, क्या मानते हैं? लाइफ इज यूजलेस, वो निहिलिस्टिक विचारधारा होती है। तो फिलहाल यह भी हमारे काम की नहीं है। बेलफुल, बेलफुल का मतलब क्या होता है? बेलफुल मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है ना, ये भी क्या होती है? जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हार्मफुल। तो हमारे मेलाइन का सिमिलर कौन सा मिला? बेलफुल मिला। चौथा वाला आंसर हो गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। अपने क्वेश्चन नंबर 16 में लो भैया, फिर पी क्यू आर एस आ गया। फिर क्यू पीरियड पी क्यू आर एस के बाद ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, उसको कंक्लूजन भी अलग से दे रखा है, ठीक। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं और क्लियर हो जाओ भाई, ठीक। पी क्यू आर ये दिया आपका, स्टार्टर तो दिया नहीं है, इसी में से कुछ जोड़ना पड़ेगा। दिस तो हो नहीं सकता, यहाँ पे आई स्टडी लिखा हुआ है। आओ पढ़ें। जुगाड़ लगा रहे थे, जुगाड़ लगा नहीं हमारा। आगे आ जाओ, लिखो, देखो लिखा फास्टिंग आल्सो लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ रिजुविनेशन। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल पढ़ा होगा ना, जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब एकदम किशोर, एनर्जी से भरा हुआ, यंग होता है। रिजुविनेशन का मतलब क्या हुआ? आप कमज़ोर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, फिर से शरीर में एनर्जी आए, फिर से ताकत हो जाए, तो री एनर्जाइज के लिए हो जाता है, रिवाइवरेट के लिए आता है। तो इन्होंने कहा कि फास्टिंग मतलब भूखे रहना। भूखे रहना क्या कर सकता है? लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ रिजुवेनाइजेशन। मतलब अगर आप व्रत रहते हैं तो रिजुवेनाइज या मतलब री एनर्जाइज आप महसूस कर सकते हैं, उसका रिजल्ट ये हो सकता है। एंड एक्सटेंडेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अरे वाह। तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अगर आप 60 साल जीना है तो 70 जिएंगे, 70 जीना है तो 80 जिएंगे, 80 जीना है तो 90 जिएंगे, इससे ज़्यादा हमारे नहीं जाना है, ठीक है। तो फास्टिंग के बारे में बताया। आगे लिखा इन्होंने कि दिस फास्टिंग के लिए लगा हो सकता है। दिस माइट बी ड्यू टू द डिटॉक्सिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फास्टिंग। ये इस वजह से भी हो सकता है, किस वजह से? डिटॉक्सिफिकेशन है इफेक्ट ऑफ फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी जो होता है डिटॉक्सिफाई हो जाती है, शरीर से जो मतलब टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं फास्टिंग करने के बाद। तो ये इस इफेक्ट की वजह से हो सकता है। तो अब ये इफेक्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कारण हो गया। तो पी में कारण दिया है और क्यू में उसका इफेक्ट दिया है, तो ये तो कंटिन्यू लग गया। उसके बाद कहा जा रहा है आई स्टडी वाट परफॉर्म्ड। एक स्टडी की गई, एक अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया ऑन अर्थवर्म। किस पर? अर्थवर्म पे किया गया, केचुओं पर किया गया। दैट शोड, उसमें ये दिखा कि एक्सटेंशन ऑफ लाइफ थैंक्स टू फास्टिंग। मतलब उसमें इन लोगों को जो अर्थवर्म थे इनको अलग किया गया, उसको फास्टिंग कराई गई तो उनकी लाइफ ज़्यादा दिन तक चली। तो ये बहुत ही क्या था? सरप्राइजिंग था। तो एक चीज़ ये हो गई। अब यहाँ इन्होंने कहा कि द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1930 में एक्सपेरिमेंट किया गया था। किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं? यही जो स्टडी की गई थी कछुओं पर, वही वाली है। यहाँ पे आई स्टडी दिया हुआ है, यहाँ पे द एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये 1930 में हो गई थी। क्या किया गया था इसमें? बाय आइसोलेटिंग वन वर्म, एक वर्म को, एक केचुए को आइसोलेट कर दिया गया, पुटिंग इट ऑन द साइकिल ऑफ फास्टिंग एंड फीडिंग। उसको कभी खिलाया जाता था, कभी नहीं खिलाया जाता था, कभी फास्टिंग कराई जाती थी, कभी फीडिंग कराई जाती थी। अब उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? आइसोलेटेड वर्म आउटलिव्ड। जो आइसोलेटेड वर्म था, जो केचुआ जिसको कभी अलग कर दिया जाता था, जिसको खिलाया नहीं जाता था, आउटलिव्ड द अदर। आउटलिव्ड द अदर का मतलब क्या हुआ? वो दूसरे कछुओं से ज़्यादा दिन तक जिंदा रहा, बाय 9 जनरेशंस। अरे बाप रे। व्हाइल स्टिल मेंटेनिंग इट्स फ्रेशनेस, 9 जनरेशन तक आगे ज़्यादा रहा, मतलब 19 गुना ज़्यादा जिया।
और अपनी फ्रेशनेस को और यूथफुलनेस को, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो मतलब मेंटेन रखा। ये तो बड़ी बढ़िया बात है। तो फिर व्रत रहना चाहिए हम लोगों को, है ठीक है। लेकिन ये वाला व्रत नहीं कि आप मतलब हैं तो व्रत, उसके बाद एक कढ़ाई हलवा खा जा रहे हैं, दिन भर में 2 दर्जन केला खा जा रहे हैं, चाहे 2 गिलास दूध पी जा रहे हैं, ये वाला व्रत नहीं। फिर फास्टिंग मतलब फास्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट करो भाई, वो तो मजाक की बात हो गई, लेकिन मजाक की बात नहीं, अच्छी ही बात है। जानने में कुछ बढ़िया चीज़ आई तो चलो फास्टिंग के फ़ायदे समझ में आए। यहाँ लिखा है कंक्लूजन में दिया है आइसोलेटेड वर्म आउटलिव्ड, जिस केचुए को आइसोलेट किया गया था वो ज़्यादा दिन तक जिया। और आइसोलेटेड वर्म कहाँ है, ये एस में दिया हुआ है, यानी कि जो कंक्लूजन है वो एस से कनेक्ट होगा। तो एस आपके लास्ट में आना चाहिए, एस लास्ट में आना चाहिए। तो एसी वाले में एक में एस लास्ट में दिया हुआ है, आपका PQRS कनेक्ट हो गया, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। यहाँ हिंट काम कर गई। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में अपने। तो 17 आपका क्या कह रहा है कि ईडीएम दिया है, इसकी मीनिंग बताओ। पेडल टू द मेटल। अब ये पेडल टू द मेटल का क्या मतलब होगा? पेडल टू द मेटल का मतलब होता है जब आप बाइक वाइक चला रहे हो या कोई कार वार चला रहे हो और फुल स्पीड में चला रहे होते हैं तो उसको कहते हैं पेडल टू द मेटल, ठीक है। ये हो गया टू गो फुल स्पीड स्पेशली व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, ठीक, फुल स्पीड में जब उड़ रहे होते हैं तब होता है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या कर रहे हैं, पैसिव बतानी है आपको। किसकी? शिवम डज नॉट प्ले फुटबॉल। डज नॉट का मतलब क्या होगा? इज एम आर होगा। और फुटबॉल ये दिया हुआ है तो फुटबॉल इधर आएगा, फुटबॉल सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इज। डज के बदले में क्या होगा यहाँ पे? फुटबॉल इज, उसके बाद नॉट लगाओगे, उसके बाद प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। केवल वर्ब चेक करोगे तो कहाँ से मिलेगा? ये वाज गलत हो गया, ये हैज़ गलत हो गया, ये विल गलत हो गया, इज नॉट एक ही में ऑप्शन है थर्ड वाला, ठीक है। ज़्यादा मेहनत मशक्कत मत करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 में क्या करना है? ये खाली जगह भरो। आ जाओ। ही मेड मी थिंक ऑफ एन ओल्ड टाइम मैजिशियन, ठीक है ना। ही मेड मी थिंक, उसने मतलब ये सोचने पर मजबूर किया किसके? एक ओल्ड टाइम मैजिशियन के बारे में। मोर देन मोर देन के बाद क्या होगा? मोर देन एनीथिंग। कंपैरेटिव डिग्री में जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो हम एनी लगाते हैं ना, तो मोर देन एनीथिंग पहला वाला लगेगा, ठीक है। मोर देन आ थिंग नहीं होगा ना, तो मोर देन एवरीथिंग होगा। जब हम किसी सारी चीज़ों से एक ही कंपैरिजन करते हैं तो एनी यूज़ किया जाता है, मोर देन एनीथिंग, ठीक है ना। उसमें एवरी, सम और ये सब नहीं लगता है। एनी का यूज़ आता है, एनी के यूज़ में पढ़ाया जाएगा। जब ये एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसमें आता है, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा? इसमें आपको करना है इम्प्रूवमेंट, और ये इतना पार्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसी को आप इम्प्रूव करो। तो हमको तो यही नज़र आ रहा है, कहो तो पूरा पढ़ देते हैं एक बार। टू बी रेडी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, टू रेडी फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन ऑफ प्रिजर्विंग हार्मोनी, ठीक है। तो इतने में करना है तो पहले इतने में आ जाओ। पिछले के पिछले वाले में जो हम सेशन ले रहे थे, मतलब वो कौन सा होगा? 17 वाला होगा। तो 17 वाले में हमने आप लोगों से एक चर्चा की थी, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे इसी बात पर कि जब हम वन ऑफ द यूज करते हैं तो इसके बाद नाउन कैसा होगा? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। यहाँ लिखा वन ऑफ, तो वन ऑफ, अब ये सुपरलेटिव डिग्री लग गई, इसे कोई मतलब नहीं, वन ऑफ द लगा। तो जब आप वन ऑफ द लगाओगे तो ये मीन क्या होगा? मीन्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स, इफेक्चुअल हो लगाओ या इफेक्टिव लगाओ, मीन्स होना चाहिए। ये जो मीन है यहाँ मीन्स होगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में से क्या ढूंढेंगे? मीन्स ढूंढेंगे। तो ये मीन्स यहाँ भी है, मीन्स यहाँ भी है, ये मीन केवल दिया हुआ है। तो अब इन दोनों में आ जाओ कौन सा होगा? इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स ऑफ, या इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्चुअल मीन्स ऑफ, क्या छूट रहा है इसमें से? इसमें मोस्ट के पहले दा लगा हुआ है, इसमें मोस्ट पहले दा नहीं लगा है तो ये गलत होगा। सुपरलेटिव पहले दा आना चाहिए, तो यही वाला होगा, ठीक, पहला वाला, ठीक है। मतलब इतने में भी इन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक निकाल ली, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन 21 से लेकर के 25 तक वही क्वेश्चन होता है। एक पैराग्राफ होगा, 4-5 जगहें खाली होती हैं, 4 क्या 5 ही होती हैं, उनको भरना है। उसके लिए ऑप्शन भी नीचे दिया हुआ होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। द गेम्स वर हेल्ड एवरी 4 years फ्राम 1924 टू 1936। किस गेम की बात हो रही होगी? ये ओलंपिक गेम की बात होगी। हर 4 साल बाद होता है तो ओलंपिक वाला ही तो है। तो गेम्स वर हेल्ड एवरी 4 years, हर 4 साल बाद होता है। 1924 से 96 तक हुआ।
आफ्टर विच उसके बाद दे वर डैश बाय वर्ल्ड वार सेकेंड। उसके बाद 1936 में वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, तो नहीं 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। 40 में होना था, 4 साल बाद होता, 36 में हुआ था, 40 में होना था, 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। जब वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो ओलंपिक गेम नहीं हुए, तो इसकी वजह से इसमें क्या है वर डैश, तो डैश मतलब क्या, वो डिस्टर्ब कर दिया गया, वो डिस्टर्ब हो गया। अच्छा आगे द ओलंपिक डैश इन 1948, वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वर्ल्ड वार के बाद फिर से ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, रीस्टार्ट, जो चीज़ चल रही थी उसको रोक दिया गया, फिर से शुरू किया, तो रीस्टार्ट जैसा कोई वर्ड लगाओगे 1948। एंड वाज डैश हेल्ड एवरी 4 ईयर, और ये क्या लगाया जाता हर साल, हर 4 साल के बाद ये कंटिन्यू रहा, चलता रहा अनटिल 1992। ये 1992 तक हुआ क्या था कि द विंटर एंड समर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द सेम ईयर। जो विंटर ओलंपिक होता था, समर ओलंपिक होता था एक ही साल, जैसे 92 का विंटर ओलंपिक होना है तो 92 का विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक दोनों एक ही साल में हो जाया करता था। बट अकॉर्डेंस विद 96 डैश बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक कुछ नियम बनाया होगा, उस नियम के, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हुआ क्या है कि टू प्लेस द समर एंड विंटर गेम्स, तो उसमें समर और विंटर गेम्स को क्या कर दिया, एक ऑड ईयर में एक इवन ईयर में कर दिया, तो ऑड इवन ईयर में कर दिया। गेम्स ऑन डैश लिखा है ना, ऑन डैश 4 ईयर्स साइकिल, इस 4 ईयर साइकिल को क्या किया गया, इन द अल्टरनेटिंग इवन नंबर ईयर्स, इवन नंबर ईयर्स का मतलब इवन नंबर ऑड नंबर में इसको कर दिया गया, ठीक है ना। द नेक्स्ट विंटर ओलंपिक आफ्टर 92 वाज इन 94, ठीक है। तो 92 के बाद अगला जो ओलंपिक था, विंटर ओलंपिक था, वो 94 में कर दिया गया, ठीक है। 92 में क्या हुआ था, वो समर ओलंपिक हुआ था, तो विंटर ओलंपिक को 94 में कर दिया गया, तो ऐसे एक एक गैप करके कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 96 में होना था, तो ऐसे ही गैप कर करके दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो चलो अब एक तरह से हम लोग भरते हैं इसमें, देखो क्या करना है पहले वाले में भैया। तो इसमें क्या है कि पहला यहाँ लिखा है द गेम्स वर हेल्ड एवरी 4 ईयर, आगे लिखा फ्रॉम 1924 से 1936 तक। उसके बाद आफ्टर विच दे वर डैश बाय वर्ल्ड वार, तो वर्ल्ड वार ने इनको क्या कर दिया था, इंटरप्ट कर दिया था, या सॉलिसिटेट किया, सॉलिसिटेट तो होगा ही नहीं, हेल्प करने के लिए आ जाएगा। करप्टेड, ये करप्ट वरप्ट नहीं हुआ था, ना तो कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, बल्कि क्या हो गया, इंटरप्टेड। मैंने यहाँ पे डिस्टर्ब्ड यूज़ किया था, तो इंटरप्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वार ने इसको इंटरप्ट किया था। तो अब आ जाओ 22 में, ठीक है। तो 22 आपका ये रहा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, फिर 1948 में स्टार्ट होता है, फिर से स्टार्ट होने के लिए क्या लगाओगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, रिज्यूम, हाँ रिज्यूम करेंगे। कोई चीज़ रुक गई हो फिर से स्टार्ट करोगे तो रिज्यूम कर देते हो, जैसे मोबाइल वोबाइल पे नहीं होता, कोई चीज़ कर रहे हो, रोक दिए, फिर बाद में वहीं से रिज्यूम हो जाता है। कन्फर्म या कस्टम नहीं हुआ तो वही रीस्टार्ट हुआ था या रिज्यूम कर दिया गया। तो नेक्स्ट में जो भी मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 23 वाले पे हम आ रहे हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर 23, और इसमें यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एंड वाज 23 वाले में क्या लगाना है, ठीक है। एंड वाज डैश हेल्ड एवरी 4 ईयर, तो वाज फिर से शुरू हो गया, तो क्या होगा, नेवर एंड, बारगेन, रीगेन या अगेन होगा, फिर से हर 4 साल बाद होने लगा ना, तो यहाँ तो अगेन लगाने की ज़रूरत है। अब चौथे पे आ जाओ, ठीक है। चौथे नंबर में हमको क्या करना है, ये रहा आपका चौथा वाला फिलर, यहाँ आ जाओ। तो बट इन अकॉर्डेंस विद अ डैश 1986 डैश बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक, तो यहाँ पे कोई डिसीजन वगैरह आना चाहिए ना। तो 1986 में कोई डिसीजन लिया गया था, उसके बाद ये हुआ कि मतलब विंटर ओलंपिक को समर ओलंपिक को मतलब गैप पे कर दिया जाए, एक ही साल में ना हो। तो इन अकॉर्डेंस विद 1986 डिसीजन होना चाहिए, तो इन सीजन तो होगा नहीं भाई, ठीक है ना, डिसीजन हो सकता है। अब इन डिसीजन में तो अनिर्णय की स्थिति होगी ना, डिसीजन नहीं लिया गया। प्रीसीजन में तो संक्षेप में होगा। इन सीजन का क्या होता है, इन सीजन जैसे कहीं कोई चीरा उरा लगाते हैं, डॉक्टर वगैरह चीर देते हैं, तो इन सीजन होता है, वो यहाँ पे लगेगा नहीं, डिसीजन होगा। अब आपके पास आ गया आपका आखिरी वाला फेलर, ये रहा 5 नंबर पे। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ क्या कर दिया, ये हो गया विंटर गेम्स, जो समर और विंटर गेम्स थे इनको क्या कर दिया, ऑन डैश 4 ईयर्स साइकिल, ठीक है ना।
ऑन डैश 4 ईयर साइकिल। तो क्या होगा, कस्टमरी 4 ईयर साइकिल या टुगेदर या मैचिंग या सेपरेट 4 ईयर साइकिल। तो सेपरेट 4 ईयर साइकिल कर दिया, एक को 92 में कर दिया और एक को 94 में कर दिया। यही क्या था इन्होंने, 92 और 94 में कर दिया, ठीक है। तो एक को 92 में, एक को 94 में। तो ये सेपरेट ईयर हो गया। पहले एक ही साल में हुआ करते थे, अब अलग अलग सालों में होने लगे। तो एक 92 में, एक 94 में। तो 92 वाला रिपीट करेगा 96 में, 94 वाला रिपीट करेगा 98 में। ऐसे ही समर विंटर करके गैप करते थे। अब 2-2 साल बाद होने लगे हैं, ठीक है ना। एक मतलब 4 साल बाद समर वाला होगा, तो बीच में 2 साल पे विंटर वाला आ जाएगा, फिर समर वाले के 2 साल बाद विंटर वाला आ जाएगा। तो इस तरह से गैप कम रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग 25 क्वेश्चन फिर कर लिए। कौन सा था ये, सेट नंबर 19 था। क्लियर। अब एक सेट बचा हुआ है 15 वाला, और उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे उधर से अब घटता आ रहा है हम लोगों का। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन लोगों ने तो अभी यही बताया कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने मतलब अभी तक नेगेटिव कमेंट नहीं किया है। इसको मैं अपने लिए अच्छा मानूं या फिर आप लोगों का कहीं संकोच तो नहीं है, ठीक है। अब ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती गलती निकालें, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। हाँ, जब कभी कोई मिस्टेक नज़र आती है या आपको कभी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और गुंजाइश है, कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, तो बेझिझक आप अपनी राय दीजिएगा हमको, ठीक है। अगर आप मेरी मतलब कमी नहीं, जैसे सुधार अगर आप करते हैं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ज़बरदस्ती की कमी निकालेंगे तो किसको अपनी कमी अच्छी लगती है ना। हाँ, वो मतलब सुधार अगर है तो फिर वेलकम है आपके सुझाव का। क्लियर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ये सेशन यही वाइंड अप करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।